के बाद पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे भी जीत का मंत्र दिया और इशारों में बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में मौत का खेल नहीं चलता और इस खेल से मत हासिल नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बिहार के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना काम जारी रखना है और बंगाल की जनता वहां की सरकार को जवाब देगी। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है, जिसकी एक तस्वीर कोलकाता के खिदरपुर इलाके से सामने आई, जहां पार्टी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने बिहार की जीत को झांकी बताया और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का भरोसा दिया। बिहार तो बस झांकी है, 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 बिहार तो बस झांकी है। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आने लग गई और कार्यकर्ता दिख रहे हैं पूरे जोश में। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री का जो भाषण है, ये सिर्फ भाषण ये नहीं है कि उन्होंने बंगाल की हिंसा का विरोध किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया है कि अब बीजेपी आलाकमान सारी घटनाओं को, सारी राजनीतिक हत्याओं को, सारी राजनीतिक हिंसा को संज्ञान में रखता है और अपने कार्यकर्ताओं को और चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से कराने के लिए कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश मुझे लगता है बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं तक धर कर गया है। इसलिए शायद वहाँ की सड़कों पर अब सेलिब्रेशन हो रहे हैं बिहार की जीत को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि जो राजनीतिक हिंसा वहाँ पर हो रही है उसको लेकर चिंता जायज़ है। अगर अमित शाह वहाँ जाते हैं, वो भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, रणनीति बनाते हैं। उन्होंने 200 कार्यकर्ताओं की बैठक बांकुरा में भी बुलाई थी। उन्होंने बैठक वहाँ पे कलकत्ता में भी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। यहाँ तक कि नगर और स्थानीय निकायों से अध्यक्षों को बुलाया था उन्होंने, ताकि किस तरह से लड़ना है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उनके बूथ लेवल का मैनेजमेंट और शक्ति केंद्र। अगर उस लेवल तक कार्यकर्ता उनके पहुँचते हैं, अगर वहाँ तक तृणमूल के जो बूथ लेवल वर्कर हैं उनके साथ आमना सामना और डटकर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं, तो शायद बीजेपी की नैया पार होगी। प्रधानमंत्री का नाम और काम बिकता है, लेकिन बूथ लेवल का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए बीजेपी के वहां के कार्यकर्ता जरूरी हैं। ये बात प्रधानमंत्री जानते हैं और ये संदेश उसी दिशा में जाता है, डरो मत,
अब साइलेंट वोटर भी हमारे साथ है, इसलिए चुपचाप कमल छाप के नाम पे आप लोग काम करते रहो। केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ है। शेषनारायण जी, जो मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बंगाल में, चाहे वो राजनीतिक हत्याओं का मामला हो, चाहे वो घुसपैठियों का मामला हो, ये जिस तरीके के मामले यहाँ उठाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको बंगाल के संदर्भ में? ये कितना असर डालेंगे? नहीं, बंगाल के संदर्भ में ये मुद्दे रियल हैं। राजनीतिक हिंसा वहां एक रियल सच्चाई है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो इंट्रेंच हो जाता है सत्ता में, जैसे ममता बनर्जी वहां पे सत्ता में काबिज हैं और उनका ये दूसरा टर्म पूरा कर रही है, उसके बाद वो अब उनके जो लोग हैं वो सत्ता में इंट्रेंच्ड हैं, लेकिन उनकी जो रवैया है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में होता था कि लीडरशिप, ज्योति बाबू बहुत दिन प्रधान मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता था। यहाँ पे यही ऑर्गेनाइजेशन भी है। नतीजा आपने देखा अभी कि वो जो इनके सबसे करीबी लेफ्टिनेंट हुआ करते थे मुकुल रॉय, वो अब बीजेपी के साथ हैं। और अभी शुभेंदु अधिकारी की बात आपने सुनी ही, आशिका वहाँ बैठी हैं, वो एक पल की खबरें जो हैं वो ये हैं कि वहाँ पे इनसे जो नाराज लोग हैं, और अमित शाह की जो स्टाइल है वो यानी अगर वो विनेबल है कैंडिडेट तो उसका वो पवित्र हो जाएगा बीजेपी में आके। तो वो चाहे जितना इनके खिलाफ बोले हो, चाहे जितना इनके गरियाए हुए हो, अगर इनको लगता है वो पार्टी के लिए यूजफुल है। और अमित शाह हालांकि पार्टी अध्यक्ष नहीं, हालांकि अमित शाह उतने सक्रिय भी नहीं है, बिहार चुनाव एक बार भी नहीं गए, लेकिन बंगाल चुनाव चूंकि इंस्ट्रक्चर उन्होंने 4-5 साल में उन्होंने बनाया है, और बूथ लेवल पन्ना प्रमुख का जो कंसेप्ट है भारतीय राजनीति में, अमित शाह ही लाए हैं। पन्ना प्रमुख उत्तर प्रदेश में होने लगे हैं, और जो वो पन्ना प्रमुख जो होता है, जो गांव में बैठा होता है, वो एक बूथ पे 5-6 पन्ने जो होते हैं वोटर लिस्ट के, उसका प्रमुख होता है। तो वो एक 10-12 की टीम तो उसकी अपनी वही बन जाती है हर एक गाँव में। हर एक गांव तक अगर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और मिलिटेंसी का मुकाबला करने की, इन्होंने कहेंगे, एक दूसरी बात और बता दूं मैं कि वहां पे हर मोहल्ले से हर नेता ये कह रहा है कि नहीं साहब, चुनाव के समय तो ममता नहीं चाहिए, क्योंकि ममता, हमको तो राष्ट्रपति शासन चाहिए। तो ये असंभव नहीं है। वहां पे केंद्र की सरकार का मतलब निगरानी में चुनाव के लिए वहां पे राष्ट्रीय शासन लगाया जाना संवैधानिक रूप से संभव है। ठीक है शेषनारायण जी, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने इस बीच आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर ममता सत्ता में आई, लेकिन टीएमसी की सरकार बनने के बाद से वहां राजनीतिक हत्याओं का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। बंगाल का इतिहास देखें तो 70-72 हजार लोगों की हत्या करके लेफ्ट पार्टी वहां पर कई साल शासन की, लेकिन उसी के खिलाफ लड़कर ममता बनर्जी जी ने अपनी सरकार बनाई, और जितना लेफ्ट का मवाली गुंडा ग्रुप था उस सब ने अभी टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। और वही हरकतें टीएमसी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति या अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के प्रति और आम जनता के प्रति की जा रही हैं। हमारी सहयोगी आशिका ने टीएमसी नेता से बात की, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय हैं। दादा, प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है और ये कहा है कि राजनीतिक हिंसा को लेकर के जनता जवाब देगी। ये अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिए हैं। अगर वो पश्चिम बंगाल का नाम लेते तो हमको जवाब है कि पश्चिम बंगाल में उतना राजनीतिक हिंसा नहीं है, हिंसा उतना ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमारे तृणमूल कांग्रेस जो शासन चलाते हैं बंगाल में, ना हिंसा करते हैं, ना हिंसा में विश्वास करते हैं। कहीं हिंसा होता है तो हम उसको निंदा करते हैं और हमारा प्रशासन उसमें कदम उठाते हैं। अमित शाह भी आए, लगातार ये आरोप लगाते रहे कि राजनीतिक हिंसा हो रही है, टीएमसी इसके पीछे है। गिरिराज सिंह ने आज ये तक कह दिया है कि किम जोंग की तरह ममता बनर्जी जो विरोधी हैं उनको मरवा देती हैं। ये तो गिरिराज सिंह तो कम्युनल स्टेटमेंट करने के बारे में माहिर है।
और अमित शाह उससे थोड़ा जिम्मेवार है, लेकिन वो तो पार्टी का केडर को जगाने का कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि बंगाल में बीजेपी जीतेगा। वो तो एक ख्वाब है, सपना है, कभी पूरा नहीं हो। हम किसी को मरवाने को अब विश्वास नहीं करते हैं। कोई मरवाता है तो उसको निंदा करते हैं और वो निंदा करते रहे। बिहार में जीत के बाद यहाँ पर नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि बिहार तो बस झांकी है, पश्चिम बंगाल की बारी है। हाँ, उसको कहना है कि बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। लेकिन मैं कहता हूँ उसको शर्मिंदा होना चाहिए बीजेपी को। दिल्ली में सरकार में रह के, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार रहते हुए, एक 31 साल का नौजवान तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरा पैसा साधन हुकूमत को लेके वो कूदा और कांटे का टक्कर में जीता। कोई स्वीप नहीं हुआ बीजेपी जेडीयू का। तो इससे पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खुशी होने का बात क्या है? उनको विचार करना चाहिए क्यों तेजस्वी उनको इतना बड़ा झटका दिया। दादा, शुभेंदु अधिकारी कल नंदीग्राम में सभा की, ममता के पोस्टर नहीं थे, बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में नहीं आ रहे हैं और भी 3 मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। नहीं, मैं सब लोग के बारे में नहीं जानता हूँ। शुभेंदु एक अलग मीटिंग किया है, तो अभी तक तो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोला नहीं है। बगावट का घोषणा अभी तक नहीं किए हैं। जब तक वो पार्टी में है, पार्टी का संपद है। अगर वो अलग कदम लेंगे उनको गलती होगा। लेकिन शुभेंदु नंदीग्राम के सभा में ममता बनर्जी को नाम मेंशन नहीं किया, ये गलत काम था। बिना ममता बनर्जी को सहारा नंदीग्राम में मूवमेंट बनता नहीं। ये शुभेंदु को याद रहना चाहिए था। शुभेंदु अकेला नंदीग्राम में लड़ा, ये बात ठीक नहीं है। ममता बनर्जी सामने था, बहुत सारे पार्टीज था, शुभेंदु भी उसमें एक भागीदार थे। कोई ऐसी जानकारी कि बीजेपी के संपर्क में है वो? ये तो कोई किसको फोन करता, जानकारी थोड़ी होता है। जब जाएगा देखा जाएगा। ओवैसी का ये दावा है कि बंगाल की तरफ अब कूच करेंगे। ओवैसी तो अमित शाह का आदमी है, वोट कटुआ है। उसका काम ही है विरोधी का वोट काट के बीजेपी को मदद करना। बंगाल में भी ये काम में वो उतरेंगे, लेकिन बंगाल में ओवैसी का समर्थन जिसमें है उर्दू भाषी मुसलमान, वो केवल 10% है। उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर ओवैसी मैदान में उतरे तो। थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। रॉय कह रहे हैं कि ओवैसी अगर मैदान में उतरते हैं तो क्या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? क्या लगता है ऐसा आपको? मैं कहूं अमिताभ जी। जी शेष सर, आप बोलिए। नहीं, ये तो तुमसे पूछ रही। नहीं, चलिए शेष नारायण जी जवाब दे दीजिए। नहीं, ओवैसी के उतरने में फर्क पड़ेगा। और शौकत दा की बात सुन के मुझे शुतुरमुर्ग की याद आ गई। तो पार्लियामेंट में है, जबरदस्त पार्लियामेंटेरियन है, हम लोगों से बड़े अच्छे, बहुत अच्छा हम इनकी तारीफ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक शुभेंदु ने उनका नाम नहीं लिया ममता का। यानी शुतुरमुर्ग की तरह आप बैठे रहेंगे, जब नाम लेंगे वो। एक ऑन ए सीरियस नोट, ओवैसी के आने पे फर्क पड़ेगा, ये वो लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि ओवैसी का जो लैंग्वेज है वो, हालांकि वो कह रहे हैं अमित शाह के आदमी है, लेकिन वो अमित शाह को मोदी के खिलाफ हमलावर रहते हैं, तो मुसलमान उसको पसंद करते हैं। मुसलमानों के बीच में अगर आप मोदी अमित शाह के खिलाफ भाषण करें तो आपको हीरो मानते हैं। मतलब कम्युनल मुसलमान, आई मीन जो ओवैसी ब्रांड के जो मुसलमान हैं, तो वो तो करेंगे। और दूसरा, नंदीग्राम के महत्व को शौकत नजरअंदाज कर रहे हैं। आप लोग तो बच्चे रहे होंगे, हमको अमिताभ को मालूम है कि नंदीग्राम में ही लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ जो मोमेंटम बनाया था ममता बनर्जी ने वहां के लोकल किसानों को लेके, उसी मोमेंटम का नतीजा ये है कि 2011 के चुनाव में वो पैदल कर पाई उनको, लेफ्ट को। तो नंदीग्राम का जो सिंबल है, वहां जाके वो चैलेंज कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। और शौकत दा करें नहीं साहब, हम तो अभी शुतुरमुर्ग अवतार में है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी एक अच्छा बीजेपी के लिए फायदे का सिग्नल होगा कि उनके टॉप लीडर्स इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर मुसीबत आ रही है।
मुसीबत ओवैसी के फॉर्म में भी आ रही है और शुभेंदु के फॉर्म में भी आ रही है। ये जो राय हैं, मुकुल राय वगैरह जो आए हैं, उनसे 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। नंदीग्राम का पूरा मूवमेंट उन्होंने बिल्डअप किया था, और वहां जाके अगर वो एक सिंबॉलिक फाइट देने का वायदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत अच्छे दिन ममता बनर्जी के नहीं है। नंदीग्राम का ममता बनर्जी के राजनीतिक रिवाइवल में, सर्वाइवल में और उनके कंसोलिडेशन में बहुत बड़ा योगदान है। नंदीग्राम कोई गांव या कस्बा नहीं है, वो एक पॉलिटिकल in the